देखो इधर, अब बात मत करो, पहले इधर देखते रहो, उतारना मत कोई भी, पहले देखते रहो, हेडिंग मत उतारना भी। देखो H मतलब हाइड्रोजन, ठीक है जी। हाइड्रोजन की विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं हम। अब सुन लो, बोलो मत जरा, मैं कुछ बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? तो हाइड्रोजन की विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं, और हाइड्रोजन के अलावा हम किसी की भी कर सकते हैं क्योंकि जनरल फॉर्मूला हमारे पास है। लेकिन जो नॉर्मली प्रैक्टिकल किया था लाइमन ने और बामर ने जो किया था, या और जो ने प्रैक्टिकल किए थे नील बोहर ने भी, तो हाइड्रोजन मॉडल के बारे में ज़्यादा बताया था, सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में, तो वही लेके चल रहे हैं। और तुम्हें सिलेबस में भी हाइड्रोजन के बारे में ही पढ़ना है। EN बराबर, मतलब E बराबर कल फॉर्मूला निकाला था हमने, ये Z² RSC/N², ठीक है जी, माइनस में N इसलिए लिख दो क्योंकि N भी कक्षा के लिए, कोई सी भी कक्षा के लिए हो सकता है। अब बात आ जाती है कि हाइड्रोजन में Z बराबर तो हो जाएगा 1, परमाणु क्रमांक उसका 1 होता है। R बराबर ऋण नियतांक होता है 1.097 × 10⁻7। H बराबर जो होता है वो प्लांक नियतांक होता है 6.6 × 10⁻34। ये मीटर इनवर्स होता है, ये जूल सेकंड होता है। C बराबर प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतना है। अब इतना करने के बाद जब हम इसे EN बराबर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1.097 × 10⁻7 हो जाएगा 6.6 × 10⁻34 हो जाएगा, और 3 × 10⁸ हो जाएगा, और अपॉन में N² है। इन सब का मान लगा दिए। इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं ना तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। जिसे शक लग रहा हो वो कैलकुलेशन कर लियो, ठीक है जी। पहला जो आएगा वो जूल में आएगा, लेकिन फिर से इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। ये फिक्स है, इसे याद रखना, वैसे भी तुम्हें 13.6 होते हैं। अब बात आती है, देखो इधर ये यहां से हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। पहली कक्षा के लिए E की जगह तो E1 हो जाएगा, -13.6 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर कितना हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे पहली कक्षा की ऊर्जा होती है इतनी। दूसरी कक्षा की बात कर लो। दूसरी कक्षा के लिए तो देखो, दूसरी कक्षा के लिए E2 बराबर -13.6 और 2 का जब वर्ग करेंगे तो 13.6 माइनस में, और ये 4 डिवाइड करो, 4 × 12 4 × 16, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आ जाएगी। ऐसे ही तीसरी कक्षा देखो तो, ऐसे ही तीसरी कक्षा के लिए देख लो। तीसरी कक्षा के लिए जब निकालेंगे E3 बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा -13.6 और 3 का स्क्वायर, यानी कि -13.6 और 3 × 9, मतलब 9 × 9 कितना हो जाएगा 4, 46 हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही देखो इधर, ऐसे ही E4 के लिए आ जाएगा, E5 के लिए भी आ जाएगा, होते होते डॉट डॉट ऐसे ये दिखाना है तुम्हें। उसके बाद लिखेंगे अनंत कक्षा के लिए। अनंत मतलब कोई सी भी कक्षा हो सकती है, तो अनंत कक्षा के लिए ना E इन्फिनिटी हो जाएगा। अनंत कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी -13.6 और अनंत से डिवाइड करते हैं क्या आता है, हाँ? पता ही नहीं। तो अनंत कक्षा की ऊर्जा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये है। कल हमने जो हेडिंग लिखे थे लास्ट में, वो लिखा था आयनन ऊर्जा। ये पहला वाला जो लिखा था वो था उत्तेजन ऊर्जा या उत्तेजन विभव, और दूसरा था आयनन ऊर्जा या आयनन विभव।
ठीक है जी, इतना था। तो अभी हमने जो निकाली है ना वो कक्षाओं की ऊर्जा निकाली है, अभी आयनन ऊर्जा नहीं निकाली है, अभी कक्षाओं की ऊर्जा है। आयनन ऊर्जा क्या होती है या उत्सर्जित ऊर्जा क्या होती है? देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है या पहली से तीसरी में जाता है, चौथी में जाता है, वो तब की बात है। तो इसके बाद अगला जो हेडिंग आने वाला है वो आने वाला आयनन ऊर्जा। प्रथम आयनन ऊर्जा कितनी होती है, द्वितीय आयनन ऊर्जा कितनी होती है। अभी तो सिर्फ ये कक्षाओं की ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा एक दूसरे में से घटा के निकालते हैं हम, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक निकालेंगे, अभी हिंदी कुछ नहीं है, ऐसे लिखना है। प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, तो प्रथम उत्तेजन ऊर्जा समझो जरा, उत्तेजन ऊर्जा होती क्या है। ये हमारा नाभिक है, ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है, ऐसा करते क्या करते इनमें 7 कक्षाएं होंगी। अब अगर जो इलेक्ट्रॉन देखो इधर, इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो ये इसकी प्रथम उत्तेजन ऊर्जा होती है। पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, तो अगर पहली से सीधा तीसरी में जाता है तो दूसरी द्वितीय ये दूसरी उत्तेजन ऊर्जा होती है। सही से देख लेना, पहली से दूसरी में जाएगा तो प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, पहली से तीसरी में जाएगा तो द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा, ऐसे ही पहली से चौथी में जाएगा तो तृतीय उत्तेजन ऊर्जा। होते होते पता चला इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे बाहर निकल गया, हाँ जाएगा, पहले से हाइड्रोजन पहली कक्षा में होता है। तो देखो अब वो बाहर निकल गया तो फिर ये उत्तेजन ऊर्जा नहीं होगी। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो परमाणु परमाणु नहीं रहता, फिर वो आयन बन जाता है। पता है इस बात का? जब इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाता है तो ये आयन बन जाएगा, धन आयन जो बन जाता है। तो फिर अगर जो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से बाहर ही निकल गया तो फिर ये उत्तेजन ऊर्जा नहीं कहलाएगी, ये आयनन ऊर्जा कहलाएगी, क्योंकि इसने आयनन कर दिया, उसका आयनन कर दिया। तो आयनन ऊर्जा कैसे निकाली जाती है? क्योंकि ये अनंत कक्षा मानी जाती है, बाहर वाली कक्षा जो होती है। तो ये अनंत कक्षा हो गई, ये पहली कक्षा हो गई। तो अब अनंत में से पहली वाली घटाएंगे। ऐसे जब इसमें निकालना होगा पहली और दूसरी में से जब हम उत्तेजन ऊर्जा निकालनी होगी तो देखो इधर ये प्रथम उत्तेजन ऊर्जा हम कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो प्रथम उत्तेजन ऊर्जा जो ना डेल्टा E1 दर्शाएंगे और वो E2 माइनस E1 होगी। क्योंकि हमें ये पता करना है, देखो हमें ये पता करना है कि पहली कक्षा की ऊर्जा, देखो पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा, पहली कक्षा की ऊर्जा 10 है, दूसरी में जाने के लिए हमें ऊर्जा जो है वो सोचो 25 चाहिए, हमारे पास 10 है, अगर दूसरी में जाना तो 25 ऊर्जा चाहिए। कितनी ऊर्जा की जरूरत है कैसे पता चल रहा है? ये E2 है, ये E1 है, कैसे पता चल रहा है? प्रथम उत्तेजन ऊर्जा का जो हमें निकालनी है तो E2 माइनस E1 से पता चल रहा है। E2 का मान भी तुमने निकाला था अभी, देखो क्या था 3.4 माइनस, और ये E1 का मान था माइनस के 13.6, यानी कि 3.4 माइनस में है और प्लस के 13.6 है। घटाओ 10.2 प्लस में बचेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है प्रथम उत्तेजन ऊर्जा। ऐसे ही द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा, द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा जब निकालेंगे तो डेल्टा E2 कर देंगे और वो कहां से निकलेगी? E3 माइनस E1 में से। E3 का मान ये अभी जो मान निकलवाए तो फालतू में थोड़ा निकलवाए, अब जरूरत पड़ रही है। बताओ E3 का मान माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 13.6, कितना बचेगा? 2.5 बचेगा। ये होगा, ये 9 बचेगा यहाँ और ये होगा ना 49। बताओ कितना का? 12 पॉइंट। ये द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा आ गई। ऐसी जब तृतीय निकालोगे तो क्या कर लेंगे? तो जब तृतीय उत्तेजन ऊर्जा निकालेंगे तो E4 माइनस E1 कर लेंगे, वो करते रहना। ऐसे ही
चलता रहेगा कार्यक्रम। फिर लास्ट में होते होते फिर उत्तेजन ऊर्जा की जगह आयनन ऊर्जा आ जाएगी। आयनन ऊर्जा वो होती है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाता है। तो उस आयनन ऊर्जा को हम खाली डेल्टा ई अनंत से दर्शा देंगे कि इलेक्ट्रॉन अब बाहर ही निकलना है। तो कैसे पता चलेगा वो कि अनंत में से पहली वाली घटा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही बाहर निकल गया, पता ना कहाँ अनंत पे पहुंचा। तो ये कितना 0 और माइनस के 13.6, तो कितना आ जाएगा प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इसका मतलब समझो, अगर हमें हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसे इतना गर्म करना पड़ेगा, उसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन जो वो बाहर निकलता है। समझ में आया कितना होता है? ये होता है। अब उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जित स्पेक्ट्रम। अब चित्र बनाएंगे इसका, हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जित स्पेक्ट्रम, और ये 5 क्षेत्रों में पढ़ते हैं। इसकी निम्नलिखित 5 श्रेणियां होंगी, वो श्रेणियां बनाएंगे। हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में लिख रहे हैं, इन स्पेक्ट्रमों को निम्नलिखित 5 श्रेणियों में बांटा गया है। जो निम्नलिखित है। बांटा गया है जो निम्नलिखित हैं। और बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह ना इधर को देखते रहो जरा 10 मिनट। देखो भाई, स्पेक्ट्रम हम ना पहले कक्षाएं बना रहे हैं परमाणु की, जो वो गोल गोल कक्षाएं होती हैं, जो अभी दिखा रहे थे ना गोल गोल कक्षाएं, ये कक्षाएं ऐसा ना करके अब हम बना रहे हैं सीधी सीधी कक्षाएं। देखो ये है सबसे पहली कक्षा, ठीक है जी, सबसे पहली कक्षा। दूसरी कक्षा जो है वो हम बना रहे हैं यहाँ, दूसरी। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा गैप इसमें कम करते चले जाना, तुम्हारे पास तो कॉपी है। और जी ये तीसरी कक्षा होगी तुम्हारी, ये ऐसे चौथी कक्षा, 5वीं कक्षा, थोड़ी सी ना एडजस्ट कर लो। और जी कितनी हो गई? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और ये 7वीं कक्षा और ये अनंत। देखो ये है n बराबर 1, ये है n बराबर 2, ये n बराबर 3, ठीक है जी। और ये n बराबर चौथी कक्षा है, n बराबर 5वीं कक्षा है, ये n बराबर जो है वो 6ठी कक्षा है। मैक्सिमम 7 ही रहती हैं, 7 में सारे तत्व आ जाते हैं जितने अब तक खोजे जा चुके हैं। और ये n बराबर अनंत कक्षा है, ये है। अब नील बोहर ने क्या बोला था कि स्पेक्ट्रम जो है, ये स्पेक्ट्रम कब बनते हैं? स्पेक्ट्रम तब बनते हैं कि सोचो इलेक्ट्रॉन तो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहली कक्षा में रहता है, 1s1 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहली कक्षा में रहता है। अब इलेक्ट्रॉन हमेशा पहली कक्षा में ही रहेगा, लेकिन नील बोहर ने बताया था कि जब उसे कहीं बाहर से ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो अपनी कक्षा छोड़कर उच्च कक्षा में चला जाता है और वहाँ 10⁻⁻8 सेकंड रुककर पुनः अपनी कक्षा में लौट आता है, ठीक है जी। वहाँ 10⁻⁻8 सेकंड रुकेगा, पुनः अपनी कक्षा में लौट आएगा। लौटते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा
और जब वो यहाँ से लौटता हुआ आ रहा होगा ना, उस टाइम पर स्पेक्ट्रम बनेंगे, यानी कि स्पेक्ट्रम जो है वो तब बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन पहले गया होगा और जाने के बाद जब वो वापस आ रहा होगा तब बनेंगे। अब ये नहीं पता कि हमने उसे कितना गर्म किया होगा और वो कौन सी कक्षा में गया होगा, समझ गए। हो सकता है थोड़ा गर्म किया हो और वो यहाँ पहुँचा हो और वहाँ से लौट कर आ रहा हो, या थोड़ा ज़्यादा गर्म किया हो, तीसरी कक्षा में पहुँच गया और वहाँ से लौट कर आ रहा हो। तो देखो जो स्पेक्ट्रम बनेंगे तुम्हारे, अब वो ऐसे बनेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ था, उसे गर्म किया और गर्म करने के बाद वो दूसरी कक्षा में गया होगा और यहाँ से लौट कर आ रहा होगा, तो हो सकता है दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा हो। ठीक है जी, ये आ गया। या दूसरे से ना आके देखो, दूसरी से ना आके हाँ समाधि इधर हो सकता है वो तीसरी कक्षा में गया हो, वो तीसरी कक्षा से वापस आ रहा हो, या हो सकता है वो चौथी कक्षा में गया हो, ठीक है जी, और चौथी कक्षा से वापस आ रहा हो, या पांचवी कक्षा में गया हो और पांचवी कक्षा से वापस आ रहा हो, या छठी कक्षा से वापस आ रहा हो, हाँ, या सातवीं से। बाहर निकल नहीं सकता, अगर वो अनंत में पहुंच गया तो फिर अंदर नहीं आएगा, फिर वो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो इतनी ये बनी है ना श्रेणी, ये श्रेणी, ये स्पेक्ट्रम होते हैं और इन श्रेणियों का नाम होता है, और इन श्रेणी की खोज जो लाइमन ने की थी, इसलिए इस श्रेणी का नाम लाइमन श्रेणी कहलाता है, लाइमन श्रेणी। अब बात करो कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरी कक्षा में घूम रहा हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरी कक्षा में हो, अब उसे हमने नॉर्मल अवस्था में ठंडा था परमाणु, और दूसरी कक्षा में घूम रहा हो, अब दूसरी कक्षा से हमने उसे गर्म किया तो वो नीचे कक्षा में नहीं जाएगा, हमेशा अपने से उच्च कक्षा में जाता है। तो हो सकता है कि दूसरी से वो तीसरी में चला गया हो और वहां से लौट कर आ रहा हो, या हो सकता है कि दूसरी से वो तीसरी में चला गया हो और वहां से लौट कर आ रहा हो, या चौथी में गया हो और वहां से लौट कर आ रहा होगा, या पांचवी कक्षा में चला गया होगा और वहां से लौट कर आ रहा होगा, या छठी कक्षा में गया होगा और वहां से लौट कर आ रहा होगा। ठीक है जी, आएगा अपनी कक्षा में जहां से गया होगा। इस श्रेणी का नाम होता है बामर श्रेणी। अब ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले से तीसरी कक्षा में गति कर रहा हो पहले से ही, और हमने उसे वहां से गर्म किया तो वो अपने से उच्च कक्षा में जाएगा, यानी कि चौथी कक्षा में चला गया हो और वहां से लौट कर आ रहा हो, या पांचवी में गया हो और वहां से लौट कर आ रहा हो, या छठी में गया हो और वहां से लौट कर आ रहा हो, या सातवीं से लौट कर आ रहा होगा। ये जो श्रेणी बनी, ये श्रेणी कहलाती है पाश्चन श्रेणी। ये हो जाती है। अब हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में ना हो, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से चौथी कक्षा में गति कर रहा हो और वहां से गर्म किया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पांचवी कक्षा में जाकर वहां से लौट कर आ रहा हो, या छठी से या सातवीं से। ठीक है जी, इस श्रेणी का नाम होता है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी। और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले से ही इस कक्षा में गति कर रहा हो, कौन सी कक्षा है, पांचवी कक्षा में, और यहां से उच्च कक्षा में जाए, या यहां से उसका ये उच्च कक्षा में चला जाए। और इस श्रेणी का नाम होता है फुंड श्रेणी। इस कक्षा की ऊर्जा बस, अब कोई कहीं यहां गति नहीं करता, छठे में नहीं होता है, मैक्सिमम 5 श्रेणियों में बांटा गया है। ये होती है पहली कक्षा, ये होती है दूसरी कक्षा, ये होती है तीसरी कक्षा, ये होती है चौथी कक्षा, ये होती है पांचवी कक्षा, और ये होती है छठी कक्षा, ये होती है सातवीं, और ये होती है अनंत। अब पहली कक्षा की ऊर्जा निकाली थी हमने माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, दूसरी कक्षा की ऊर्जा माइनस के 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तीसरी कक्षा की ऊर्जा माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ऐसे ये भी तुम्हें लिखनी, ये भी, और
उल्टा लिख दिया, 3.4 थी। तो इस तरीके से ये ऊर्जाएं होती हैं। अब सुन लो इधर, इन सारी की सारी 5 श्रेणियों में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्रेणी रहती है वो बामर श्रेणी रहती है। खासियत क्या होती है, देखो उधर ये श्रेणियाँ जो होती है ना वो अलग अलग क्षेत्रों में पड़ती हैं। देखो क्षेत्र होते हैं दुनिया में 3 प्रकार के, जो नॉर्मली प्रकाश के क्षेत्र होते हैं। एक होता है परावैंगनी क्षेत्र, एक होता है दृश्यक क्षेत्र, एक होता है अवरक्त क्षेत्र। परावैंगनी क्षेत्र होता है इतना तेज होता है, इतना तेज कि वो हमें दिखाई नहीं दे सकता नॉर्मल आंखों से। दृश्यक क्षेत्र वो हम देख सकते हैं, और अवरक्त क्षेत्र वो इतना स्लो होता है कि वो रोशनी में भी दिखाई ना दे। मतलब एक बहुत तेज हो गया, एक बहुत स्लो हो गया, एक बीच का हो गया। अब बात आ जाती है आवृत्ति की, बात करें उस क्षेत्र में आवृत्ति कितनी होती है, तो परावैंगनी क्षेत्र में तरंगों की आवृत्ति हमेशा 20,000 से ऊपर रहती है परावैंगनी में, और दृश्यक क्षेत्र में आवृत्ति 20 से 20,000 रहती है। याद रखना, हर टच में 20 से 20,000, और अवरक्त क्षेत्र में 20 से नीचे रहती है। समझ गए, 20 से 20,000 से ऊपर जो होगी वो परावैंगनी क्षेत्र होगा, और 20 से 20,000 के बीच में होगी तो वो दृश्यक क्षेत्र होगा, जिसे हम देख सकते हैं आंखों से, नॉर्मल आंखों से। और जो 20 से कम होगा वो अवरक्त क्षेत्र होगा। आवृत्ति की बात कर रहे हैं हम। ये होता है, ये जो उससे देखा जाता है, जो ये क्या कहते हैं, कभी कभी तो फिल्मों में देखा होगा, इस विशेष प्रकार के लेंस होते हैं। अवरक्त का मतलब समझ रहे हो, हर चीज उसमें रेड कलर की दिखाई देती है। अब सोचो अवरक्त किरणें कहाँ होती हैं, जो रिमोट कंट्रोल होता है ना उसमें तरंगें रेड कलर की होती हैं, रेड कलर की। कभी कभी किसी को रिमोट देखना, कोई भी टीवी का रिमोट है, कोई सा भी हो ना, तो हमारा जो कैमरा होता है ना, कैमरा ये अवरक्त किरणों को कैच कर लेता है। इसमें विशेष प्रकार के लेंस होते हैं, इतनी बड़ी कोई मशीन की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल लेंस से ही अवरक्त किरणों को हम देख सकते हैं। तो कभी किसी का रिमोट होना, तो रिमोट का आगे जो बल्ब वगैरह होता है, तुम उसका कैमरे के आगे चेक करना, मोबाइल के कैमरे के आगे ही, तो उसमें रेड कलर की तरंगें निकलते हुए दिखाई देंगी, वो कैमरे में दिख जाएंगी, नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेंगी। वो आराम से चेक करना, और वो दिख जाता है। और अब जो रिमोट आ रहे हैं उसमें तो साफ साफ दिख जा रहे हैं, उसमें तो तरंगें आगे से निकलते हुए दिखाई देती है, मतलब रेड कलर की तरंगें दिखाई देती है कि कुछ रेड रेड जल रहा है आगे की साइड से। जो अब ऐसे रिमोट आ रहे हैं कि उनकी किसी, देखो नॉर्मल रिमोट का काम क्या होता है कि जब तक टीवी के सामने करोगे टीवी चलेगा, लेकिन अब जो वो अवरक्त किरणों के मॉडर्न रिमोट आ रहे हैं उसकी दिशा किधर भी साइड को कर दो, चाहे तुम लिहाफ में अंदर रख लो या किसी चादर में रख लो, वो तो भी काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अवरक्त किरणें रेडियो तरंगों के साथ मिक्स होकर कहीं से कहीं को भी घूम रही हैं। अब उसके बाहर रख लो, तुम टीवी कमरे में रखा है, तुम हॉल में बैठो तो भी रिमोट काम कर जाएगा। हुआ किसी का ऐसा टीवी? तो वो अब मॉडर्न जो अवरक्त किरणों के साथ आ रहे हैं। अब सुनो इधर, क्वेश्चन आ जाता है, अरे सुन भी लो, अब क्वेश्चन आ जाता है लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में पड़ती है, तो हम कहेंगे परावैंगनी क्षेत्र में। ये पड़ती है दृश्यक क्षेत्र में। ये तीनों श्रेणी जो होती है ना, ये पड़ती है अवरक्त क्षेत्र में। अवरक्त क्षेत्र में। अब क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है वो तो इस श्रेणी को बनाना आ सकता है, फिर वो तुमसे पूछते हैं कि लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दे दे, याद कीजिए, दूसरी रेखा की, तीसरे किसी भी रेखा की पूछ लेते हैं, या बामा श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दे दिया, दूसरी रेखा की तरंग दे दिया, इनमें से किसी भी रेखा की तरंग दे दिया तुमसे पूछ सकते हैं, उसकी आवृत्ति पूछ सकते हैं। तो वो निकालने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले इसे बनाएंगे, वो फॉर्मूले से होगा तुम्हारा जो कल तुमने निकाला था।